हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे अदगम सिद्धांतों की यानी थ्योरीज ऑफ लर्निंग की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है परीक्षा की दृष्टि से क्योंकि यहाँ पे आपको साइकोलॉजी के वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो बेसिकली साइकोलॉजी के ना होकर ऑल एग्जामों में आपको मिल जाते हैं। यहाँ तक कि ये हमें किस में भी मिल जाते हैं, तो ये होम साइंस के पीजीटी लेवल के एग्जामों में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, वैसे तो मैंने कोट कर दिया है कि कहाँ कहाँ पे आपको मिलता है। टेट में मिलता है, कहीं का भी टेट हो। रीट में भी आपको मिलेगा इस बार, और रीट में भी एक तरह से टेट की ही तरह है, तो रीट में भी आपको मिलेगा, आरआरबी में भी मिलेगा। सी टेट में तो कंपलसरी है इसका पार्ट होना, और आपका जो रेलवे की भर्ती है आरआरबी उसमें भी रखा गया है। और इस बार ये टीजीटी पीजीटी में भी आपको देखने को मिल जाती हैं क्योंकि यहाँ पे लर्निंग थ्योरीज है, यानी आप कहीं पे भी शिक्षण वाला जो पार्ट होगा वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, शिक्षण एवं शिक्षावाद से रिलेटेड। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं इस श्रृंखला में। इससे पहले आपको बता दें कि हम प्रैक्टिस सेट 3 को आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर चुके हैं, तो जिसने अब तक आंसर की ना देखी हो तो वह वहाँ पे आंसर की देख सकते हैं तथा मैचिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये वाली आंसर की आपको अपलोड कर दी है। आज शाम को आपको टेलीग्राम पर आंसर की यानी 4th वाली आंसर की भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बाल विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की अगर बात की जाए तो पुनर्वलन का जो सिद्धांत है, रेनफोर्समेंट थ्योरी है, वो किसने दी है? तो डॉलार्ड और मिलर ने दी है। याद रखेंगे, कीवर्ड में है ये, जिससे कि आपका टाइम टेकिंग कम लगेगा और अधिक मतलब हमारे पास कंटेंट होगा कम समय में। इनके अनुसार बच्चों को जैसे जैसे विकास होता है अधिगम करता जाता है। आपने देखा होगा कि आप क्या है, हर व्यक्ति अपने ही अनुभवों से सीखता है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे वो क्या करता जाता है, जैसे जैसे विकास होता है अधिगम करता जाता है। यानी पुनर्वलन सिद्धांत यानी रेनफोर्समेंट थ्योरी डॉलार्ड और मिलर की है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, इनके यानी डोनाल्ड और मिलर के अनुसार अधिगम के 4 महत्वपूर्ण अवयव हैं। अधिगम के क्या है? 4 महत्वपूर्ण अवयव हैं। तो कौन कौन से हैं? तो अंतर्निहित यानी अभिप्रेरणा, संकेत यानी उद्दीपन, प्रत्युत्तर यानी स्वयं का व्यवहार तथा पुनर्वलन यानी पुरस्कार। ये इसके क्या है? 4 यहाँ पे 4 महत्वपूर्ण अवयव हैं या कहें घटक हैं जिन पर इनकी थ्योरी डिपेंड करती है। पुनर्वलन यानी रेनफोर्समेंट थ्योरी, अगर उसमें पूछा जाता है कि कितने अवयव पार्ट हैं तो आप 4 हैं, क्योंकि व्यक्ति अभिप्रेरणा, अगर उसको कहीं से भी मोटिवेशन मिलता है तब वो काम करता। उद्दीपन यानी कोई भी चीज़ ऐसी हो जो उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहे। जैसे इस टाइम पे आपको कौन प्रेरित कर रहा है? आपके लिए उद्दीपन कौन है? आपकी जॉब। ठीक है, अब प्रेरणा क्या है? आपके खुद के सपने और घर वालों की चाह। प्रत्युत्तर क्या है? स्वयं का व्यवहार, यानी उन सब को देखते हुए आप जो अपने आप में परिवर्तन कर रहे हैं, जिस तरह से आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जिस तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो सब है। उसके बाद पुनर्फलन को देखते हैं, तो ये क्या हो जाता है? पुरस्कार, यानी आपको अगर ये जॉब मिल जाएगी तो आप को क्या है, अंदर से और ज़्यादा मोटिवेशन आएगा। तो ये क्या है? ये आपको प्रेरित करेगा कि आप इससे भी बड़ी जॉब लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बंडूरा और वाल्टर्स ने। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? तो बंडूरा और वाल्टर्स ने। सामाजिक अधिगम के महत्व की पुष्टि बंडूरा ने एक प्रयोग में बच्चों को फिल्म दिखाई। फिल्म 3 भाग थे। ठीक है, याद रखिएगा, मैं इसमें बहुत शॉर्ट में इनकी थ्योरी बता रही हूँ। फिल्म के क्या थे? 3 भाग थे। बच्चे ने हीरो के आक्रामक व्यवहार, दंड का अनुकरण अपेक्षाकृत कम किया। तो यानी उसमें 3 भाग थे और तीनों में क्या देखा गया कि बच्चे ने उस बिहेवियर को कम अपनाया जहाँ पे आक्रामक तथा दंड का अनुकरण किया गया था। ठीक है, तो यानी इससे हमें क्या पता पड़ता है? बच्चे की सामाजिकता पता पड़ती है कि वो किस मतलब किस तरह का है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत जिसको कहते हैं, ये किसने दिया था? तो बंदूरा ने और वाल्टर्स ने। कभी कभी खाली बंदूरा भी आ जाता है तो आप यही टेक करके आएंगे अगर ऑप्शन में अकेला है और इसके साथ वाल्टर्स नहीं है तो। बंदूरा वाल्टर्स ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत में व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों में केवल वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व दिया। इन्होंने वंशानुक्रम को कुछ नहीं मांगा। इन्होंने कहा है कि बच्चे को जैसा वातावरण दिया जाता है वो वैसा बन जाता है। तो इन्होंने क्या कहा है कि वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व दिया है, वंशानुक्रम कारकों में कोई महत्व नहीं दिया है। बस इनकी तरीका याद रखिएगा। उन्होंने कहा कि जो वातावरण है वही बच्चे को बनाता है, जबकि वंशानुक्रम नगन हो जाती है। ये किसने कहा है? तो बंडूरा वाल्टर्स ने कहा है। यानी
आप अगर बच्चे को जिस तरह की सामाजिकता में, जिस तरह का माहौल में रखेंगे, उसमें वैसे ही गुण आएंगे। ये कहना है किसका? बंदूरा का और वाल्टर्स का। विकास की अवस्थाओं में संबंधित सिद्धांत, यानी विकास की अवस्थाओं से संबंधित सिद्धांत है जीन पियाजे, यहाँ पे लोरेंस, कोहलबर्ग एवं वाइगोट्स्की नामक मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रदत्त सिद्धांत है। ठीक है, यानी विकास की अवस्थाओं से संबंधित किसने सिद्धांत दिया है, ऐसे भी पूछा जाता है। तो पियाजे ने, लोरेंस ने, कोहलबर्ग ने एवं वाइगोट्स्की ने। और इनके कैसे, किसका सिद्धांत है इनका? तो ये विकास की अवस्थाओं से संबंधित सिद्धांत है। नेक्स्ट देखते हैं, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। उनके अध्ययन का आधुनिक बाल विकास विषय पर अधिक प्रभाव पड़ता है। जीन पियाजे को हम अभी भी पढ़ते हैं और जीन पियाजे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कहाँ के हैं ये? स्विट्जरलैंड के हैं। उनके अध्ययन का बाल विकास पर अधिक प्रभाव पड़ता है। विकास की अवस्थाओं की ओर तथा संज्ञान के महत्व की ओर तो इन्होंने क्या कहा है? निर्माण और खोज कहा है, कार्य क्रिया अर्जन कहा है, और यहाँ पे क्या है? सात्मीकरण है और व्यवस्थापन तथा संतुलन स्थापित करना है। ठीक है, यानी इनका क्या है सिद्धांत? इनका जो जीन पियाजे हैं वो 3 पर है। पहला क्या है? निर्माण और खोज पर आधारित है। दूसरा कार्य क्रिया अर्जन पर, जो इसमें 2 घटक होते हैं। पहला सात्मीकरण करना, यानी किसी चीज़ को अपने आप में आत्मसात करना, फिर व्यवस्था तथा संतुलित स्थापित करना उसके साथ। और क्रमिक विकासात्मक अवस्थाएं, ये क्या है? जीन पियाजे की हैं, और जीन पियाजे ने इनको 4 दिया है। ये मैं जल्दी ही आपको बताऊंगी, इसी में ही आपकी आ जाती है सेंसरी मोटर एज। ठीक है, यानी मैंने उस दिन कराई थी 0 से 2, फिर 2 से 7, फिर 7 से आपका 11, इस तरह से थी ये। तो इस वाले जो चारों एज हैं उन्हें मैं जल्दी करा दूंगी कि किस में थी। ये हमने कब पढ़ा था? तो याद रखेंगे, जब हमने जीन पियाजे की बात की थी तब मैंने आपको ये पढ़ाया था और उसमें बताया था इन चारों एजों को। वो शायद क्लास, लाइव क्लास थी या कोई भी थी, वो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे कि आपको वो भी क्लियर हो जाए। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं लर्निंग थ्योरीज की। यहाँ पे कौन सी बात करते हैं? तो जो लर्निंग थ्योरी है हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं सीखने की प्रक्रिया को 2 मुख्य विशेषताएं होती हैं, यानी हम कैसे सीख सकते हैं। एक तो हम तो निरंतरता रखें, जो आपने देखा होगा मैथ है, आपकी लैंग्वेज है, अगर आप उसमें कंटिन्यूटी नहीं रखते, निरंतरता नहीं रखते, आप वैसे भी कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप उसमें निरंतर पढ़ते हैं तो आप उसमें मास्टर हो ही जाते हैं। तो इसी तरह निरंतरता होनी चाहिए और सार्वभौमिकता, यानी आपको क्या है वो अवेलेबल होना चाहिए। चलिए, वुडवर्थ ने कहा है सीखना विकास की प्रक्रिया है। वुडवर्थ ने क्या कहा है? सीखना क्या है? विकास की प्रक्रिया है। सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। सीखना क्या है? किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना क्या है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। नेक्स्ट देखते हैं, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? विषय सामग्री का स्वरूप। ठीक है, दूसरा क्या है? शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? विषय सामग्री का स्वरूप, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। तीसरा है परिपक्वता। चौथा है सीखने का समय व थकान। सीखने की इच्छा, प्रेरणा, यहाँ पे है अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया, उचित वातावरण, सीखने की विधि, संपूर्ण परिस्थितियाँ। यानी हमारे सीखने को, यानी लर्निंग को कौन कौन प्रभावित करता है? तो विषय सामग्री का स्वरूप, यानी मैं आपको कंटेंट किस तरह का दे रही हूँ ये काफ़ी डिपेंड करता है। फिर है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, यानी जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो उस स्थिति में आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही क्या हो? दोनों ही उस समय हेल्दी हो, यानी आप दोनों ही रूप से प्रेजेंट हो। फिर परिपक्वता, यानी आप कितने मेच्योर हैं, कितने परिपक्व, ये देखना। फिर सीखने का समय व थकान, यानी आप सीखने के समय व थकान का मतलब है कि आप उस टाइम जब मैं सिखा रही हूँ तब आपको थकान तो नहीं है। समय कौन सा? अर्ली मॉर्निंग है, दोपहर है, शाम है, यानी वो भी निर्भर करता है। सीखने की इच्छा, यानी आप खुद कितना सीखना चाहते हैं इस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि कभी कभी तो ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिले हैं कि वो सीखना चाहते थे तो उन्हें कभी किसी वातावरण या कहें कि कहीं किसी बाहरी व्यक्ति नहीं रोक सका अधिक दिनों तक। ठीक है, प्रेरणा, यानी आप खुद में कितनी मोटिवेटेड हैं, या फिर आपको बाहरी प्रेरणा हमारी मतलब याद रखिएगा, बाहरी जो वातावरण से हमें प्रेरणा मिलती है वो कुछ ही दिनों के लिए हमें
मोटिवेट करती है, मतलब आंतरिक प्रेरणा हमें लॉन्ग टाइम तक मोटिवेट करती है। अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया, यानी आपको सिखाने वाला व सीखने की जो लर्निंग प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, वो किस तरह की है। उचित वातावरण, यानी आपके लिए सही वातावरण मिल रहा है या नहीं। सीखने की विधि कैसी है, उसमें मेथड कैसे ली गई और संपूर्ण परिस्थिति। सीखने के नियम व सिद्धांतों को हम देखते हैं तो यहाँ पे हिलगार्ड ने अपनी पुस्तक थ्योरीज ऑफ लर्निंग में 10 से अधिक सीखने के सिद्धांतों का वर्णन किया है। या हिलगार्ड की बात करें तो हिलगार्ड का याद रखिएगा, उन्होंने थ्योरीज ऑफ लर्निंग, पूछा जाता है कि ये किसकी है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग किसकी है, तो हिलगार्ड की है। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में 10 से अधिक सीखने के सिद्धांतों का वर्णन किया। अब यहीं पर बात करते हैं थॉर्नडाइक की, जिसे E.L. थॉर्नडाइक कहते हैं। सबसे अधिक मान्यता दी जाती है इन्हीं की थ्योरीज को। थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है थॉर्नडाइक की, उसी को सबसे अधिक लर्निंग की थ्योरी में मान्यता दी जाती है। थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम सिद्धांत में संबंधित प्रयोग एक बिल्ली पर किया था। याद रखिएगा, हम इस तरह से तब याद करते थे थॉर्नडाइक की कौन है, बिल्ली। पावलोव का कौन है, कुत्ता। तो इस तरह से उन्होंने किस पर अपना प्रयोग किया, बिल्ली पर। अगर पावलोव की कहा जाए तो कुत्ते पर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं बिल्ली पर किया। इनके अधिगम सिद्धांतों को निम्न नाम से जाना जाता है। कई नाम इसके घुमा घुमा कर दे दिए जाते हैं थॉर्नडाइक की थ्योरी के, तो बस आपको याद रखने के इसके किस तरह के नाम से बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा थॉर्नडाइक का संबंधवाद। ठीक, जिसको क्या कहेंगे, थॉर्नडाइक का कनेक्शनेशन। इसके बाद देखिए संबंधवाद का सिद्धांत, इस तरह से भी कहने तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद है उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत, जिसको RS थ्योरी भी शॉर्ट में कहा जाता है, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ठीक है, S का मतलब होता है स्टिमुलस और R का मतलब होता है रिस्पॉन्स। यानी आपको कोई चीज़ देखकर आपने क्या रिस्पॉन्स किया, यानी मैं आपके मुंह की तरफ गेंद भी मतलब उछालती हूँ या मारती हूँ तो आप तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं, इस तरह का रिस्पॉन्स। तो ये होता है उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं सीखने का संबंध सिद्धांत। ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत हो गया। फिर है हमारा सीखने का संबंध सिद्धांत, जिसको कहते हैं बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। सीखने का संबंध सिद्धांत, यानी यहाँ पे है बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, यानी किस तरह का संबंध है। फिर बोलते हैं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर लर्निंग। जिसको क्या कहा जाता है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। यह है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। संयोजनवाद सिद्धांत इसी को कहा जाता है। अधगम का बंध सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। SR थ्योरी भी इसी को कहा जाता है। आवृत्ति का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। E.L. थॉर्नडाइक ने 1913 में प्रकाशित होने वाली अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया। E.L. थॉर्नडाइक ने क्या करा है, 1913 में प्रकाशित अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक है इनकी, तो याद रखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान, यानी अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट देखते हैं थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। मुख्य नियमों की बात करें तो इनमें हो जाता है तत्परता का नियम, दूसरा हो जाता है अभ्यास का नियम। इस नियम के 2 अंग हैं, उपयोग और अनुपयोग के नियम। उपयोग और अनुपयोग के नियम। उसके बाद देखते हैं प्रभाव या परिणाम का नियम। प्रभाव या परिणाम का नियम, इसको देखते हैं तो इसमें क्या है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप देता है तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है। प्रयास एवं जो त्रुटि का सिद्धांत है वो क्या करता है, छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप देता है तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है। यह गणित तथा विज्ञान विषयों के लिए अधिक उपयोगी है। त्रुटि का निराकरण भी होता है इसमें, याद रखेंगे। गौर नियम, ठीक है, इसके कभी भी गौर नियम नहीं पूछे जाते, बट आपको एक नियम याद होना चाहिए, वो है मुख्य नियम। ठीक है, बट इसमें क्या है, मुख्य नियम में क्या है, पहला नियम होता है तत्परता का, यानी वो कितना अंदर से तत्पर है। दूसरा अभ्यास का, वो कितना अभ्यास कर सकता है। ये दोनों ही चीज़ उसको सीखने के लिए आवश्यक हो जाते हैं। इस नियम के 2 अंग होते हैं, कौन कौन से, उपयोग और अनुपयोग का नियम। दूसरा होता है किसका, प्रभाव या परिणाम का नियम। ये किसका है,
इसके दो कौन से अंग हैं, यानी अभ्यास का है, उपयोग और अनुपयोग का नियम। यानी जो चीज़ हमें उपयोगी है उसे रखेंगे, अनुपयोगी उसे हटाते जाएंगे। इसी तरह प्रभाव या परिणाम का नियम ये इसका है। ठीक है, याद रखेंगे आप। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव एवं परिणाम का नियम। यानी आपको वो कितना प्रभावित कर रही है चीज़, ये भी डिपेंड करता है। तो चलिए यहाँ पे इसके गौर नियमों को देखें थॉर्नडाइट के, तो ये बहु प्रतिक्रिया का नियम है, अविरति का मनोवृत्ति का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है, यहाँ पे आत्मीकरण का नियम है, संबंधित परिवर्तन का नियम है। यहाँ पे ही अगर बात करें पावलोव की, तो पावलोव ने अपना जो सिद्धांत है वो किस पर अप्लाई करा था, पहले तो वो कुत्ते पर करा था। इनके ही सिद्धांत का नाम है क्लासिकल सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी, जो कब आई थी, 1904 में प्रतिपादित हुई थी। ठीक है, पूछा जाता है कि ये कब आई थी, तो 1904 में। इसका नाम क्या है, तो क्लासिकल सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी है। ये कौन है, तो रूसी शरीर शास्त्री हैं। ये कहाँ के हैं, रूस के हैं और शरीर शास्त्री हैं। इनका पूरा नाम क्या है, IP पावलोव है। अपना अधिगम सिद्धांत के प्रयोग के लिए कुत्ते को चुना था। इन्होंने क्या करा था, कुत्ते पे अपना प्रयोग किया था। पावलोव के सिद्धांत के निम्न नामों से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। जिस तरह से अभी किसके थे, थॉर्नडाइट के जो सिद्धांत था उसको किन किन नामों से जाना जाता, तो उसी तरह पावलोव के सिद्धांतों को भी निम्न नामों से जाना जाता है। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत यानी कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी कहा जाता है। देन उसके बाद है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, लर्निंग बाई, यहाँ पे कंडीशनल रिस्पॉन्स कहा जाता है। यानी यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स आना ही आना है, जबकि वहाँ पे क्या थी, वहाँ पे केवल संबंध ही बैठ रहा था। प्रतिस्थान अधिगम अथवा अनुबंध अधिगम भी इसको कहते हैं। तो इसका बस आप याद रखिएगा, इसको क्लासिकल सिद्धांत भी कहते हैं। और ये क्या है, ये यहाँ पे एक संबंध बैठाया जाता है और उसका तुरंत रिस्पॉन्स भी आता है, उस पर डिपेंड करता है। चलिए तो यहाँ पे हल को देख लेते हैं। अगर बात की जाए हल की, तो इनको कहते हैं यहाँ पर रेनफोर्समेंट थ्योरी। हल की क्या है, रेनफोर्समेंट थ्योरी। आपने देखा होगा ज़्यादातर आपकी जो बुजुर्ग होते हैं वो आपके रेनफोर्समेंट का काम करते हैं आपकी ज़िंदगी में, यानी आपको पीछे से पुश करते रहते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे CL हल इनका पूरा नाम है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों ने 1915 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, कौन सी पुस्तक है, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर में इसको रखा था 1915 में प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रयोग किस पे किया था, चूहे पर। प्रयोग किस पे किया था, चूहे पर। हॉल का यह सिद्धांत थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांतों पर आधारित है। हॉल ने आवश्यकता की कमी का प्रयोग किया है, यानी अगर आपके जीवन में आवश्यकता की कमी है तो आप उसे पूरा करने के लिए दिन और रात एक कर देंगे। ठीक है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसका है, तो कॉहलर का है, याद रखेंगे। इसको बोलते हैं इनसाइट थ्योरी। ठीक है, यानी सूझ या फिर कहें अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसको बोलते हैं कॉहलर। ये सिद्धांत तीव्र बुद्धि बालकों के लिए है। ये सिद्धांत किसके लिए, तीव्र बुद्धि बालकों के लिए है। और गेस्टाल्ट सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों के एकीकरण पर जोर देना है। जो गेस्टाल्ट क्या कहते हैं कि जो पाठ्यक्रम है उसके जो विभिन्न अंग हैं उनका क्या कर दें, हम एक कर दें, एकीकरण पर जोर देना है। कॉलर का अंतर्दृष्टि या सोच का सिद्धांत क्या है, ऐसे देख लेते हैं। सिद्धांतों को यहाँ पर समग्रति यानी गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को यहाँ पे समग्रति यानी गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। यह यहाँ पे गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। ठीक है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। ये मनोवैज्ञानिकों में यहाँ पे बर्दिमियर और कोहलर, कोफाका और लेविन के नाम विशेष रूप से हैं। ठीक है, यहाँ पे इन तीनों के नाम क्या है, विशेष रूप से हैं। इस सिद्धांत को समग्रति यानी गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। यह गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। यह मनोवैज्ञानिकों में यहाँ पे बर्दियर पूछा जाता है कभी कभी। कॉहलर को याद रखिएगा, कौन सी थ्योरी से है, गेस्टाल्टवादी यानी समग्रकृति सिद्धांत से रिलेटेड है। इनमें यही इम्पोर्टेंट है। लेविन का क्षेत्र सिद्धांत अगर आपको पता हो, कोफा और यहाँ पे नाम विशेष रूप से हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गेस्टाल्ट क्या है। तो ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक आकृति को पूर्णता या समग्रता के ओर ले जाना, इसीलिए इसको समग्रता का सिद्धांत भी कहते हैं।
याद रखिएगा गेस्टाल्ट को, यानी कोई एक आकृति उसको पूर्णता या समग्रता की तरफ ले जाना। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए कोहलर ने एक कमरे में सुल्तान नामक एक भूखे चिंपैंजी पर केला के माध्यम से किया था। देखिए मैंने बहुत ब्रीफ में रखे हैं जो नोट्स, क्योंकि ये मैंने अपने पढ़ने के लिए बनाए थे, तो ये बहुत ब्रीफ है। तो यहाँ पे क्या है, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए क्या करा था कोहलर को क्या कहा जाता है, गेस्टाल्ट थ्योरी के जनक कहा जाता है, या कहें कि गेस्टाल्टवादी कहा जाता है। एक प्रयोग किया किस पर, एक भूखे बंदर पर। उसको क्या नाम था, तो उस बंदर का नाम था सुल्तान। उसको एक कमरे में रखा, केले के माध्यम से उन्होंने ये अपना प्रयोग पूरा किया, क्योंकि केले लेने के लिए वो उछल-कूद करता रहा, क्योंकि उसकी आवश्यकता थी केला, यानी भूख, और भूख के लिए मिटाने के लिए उसे केला ही दिख रहा था। जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। ठीक है, जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है, यानी बार बार वो क्या कर रहा है, एक ही क्रिया यानी दोहरा रहा है, प्रोसेस कर रहा है, तो जो अस्वाभाविक उद्दीपक था वही क्या कर रहा है, प्रतिक्रिया देने लगता है। कैसी, स्वाभाविक उद्दीपक जैसी। ठीक है, यहीं पे देखते हैं शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक ने स्वयं अपने 11 माह के पुत्र अल्बर्ट के साथ प्रयोग किया था। किसका, तो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत का। वाटसन नामक जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने स्वयं अपने कितने माह का था, तो 11 माह के पुत्र पर अल्बर्ट के साथ क्या था, अल्बर्ट के साथ प्रयोग किया। वाटसन ने खरगोश, बच्चा तथा आवाज़, यानी खरगोश लिया, बच्चा लिया और एक भयानक आवाज़ निकाली, तीनों का इसमें क्या करा, एक साथ प्रयोग किया। ठीक है, यहाँ प्रयोग किया था। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। यानी भय का भाव भी बच्चे में तुरंत आ जाता है आसानी से, प्रेम का और घृणा का भी। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या करा था, 11 माह के अपने ही पुत्र को लिया था, पुत्र अल्बर्ट के साथ प्रयोग किया था। अभी बंदर के क्या नाम था, चिंपैंजी पूछा जाता है। वाटसन का कौन था, अल्बर्ट। हमने इस तरह याद किया था उस टाइम, वाटसन का कौन है, अल्बर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं क्रिया प्रसूत अदगम सिद्धांत। ये क्या है, सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया है। क्रिया प्रसूत अदगम सिद्धांत सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया है। ये अमेरिकी या अमेरिका एक ही बात होती है। मनोवैज्ञानिक V.F. स्किनर थे। स्किनर ने 2 प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाला था, क्रिया प्रसूत तथा उद्दीपन प्रसूत। कौन सी क्रियाओं पर, तो क्रिया प्रसूत और उद्दीपन प्रसूत। ठीक है, यहाँ पे 2 प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाला था, क्रिया प्रसूत और उद्दीपन प्रसूत, यानी स्टिमुलस और यहाँ पे है ऑपरेंट यानी कंडीशनिंग थ्योरी। इसको क्या कहा जाता है, ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्रिया प्रसूत का संबंध उत्तेजना से है। आपने देखा होगा कि हमें जब उत्तेजना आती है तब हम कोई भी क्रिया कर बैठते हैं, वही होती है उत्तेजना। जो क्रियाएं उद्दीपन के द्वारा होती हैं वे उद्दीपन आधारित होती हैं। स्किनर ने 1930 में सफ़ेद चूहों पर एक प्रयोग किया था तथा कबूतरों पर। स्किनर ने चूहों पर भी किया है और कबूतरों पर भी प्रयोग अपना किया है। कब तक, तो 1930 तक। लेविन का अधिगम संबंधी क्षेत्र का सिद्धांत। लेविन जो अभी हमने देखे थे, गेस्टाल्टवादी थे, इनका क्या है, क्षेत्र संबंधी सिद्धांत है। लेविन के अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत का आधार वातावरण में व्यक्ति की स्थिति है। यानी क्षेत्र का मतलब हो गया वातावरण, एक इस तरह से था। तो इसमें क्या है, ये वातावरण ही तो बता रहा है। क्षेत्र माने जगह, जगह क्या बताती है, वहाँ का वातावरण। ठीक है, तो 4 मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, तो शक्ति, अभिप्रेरणा, जीवन विस्तार एवं अवरोध। कौन कौन से हैं 4 मुख्य तत्व, तो वो होते हैं शक्ति, अभिप्रेरणा, जीवन विस्तार और अवरोध। ये क्या है, यहाँ के 4 मुख्य तत्व हैं। कार्ल रोजर्स का अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, ये किस पर है, तो यहाँ पे बात करते हैं रेनसम रोजर्स नामक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक ने प्रौढ़ व्यक्तियों को अधिगम प्रक्रिया
को स्पष्ट करने के लिए अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रोडशर्ट ने अपने सिद्धांतों को दो मुख्य प्रकारों संज्ञानात्मक अधिगम तथा अनुभवजन्य अधिगम में बांटा। अगर बात की जाए अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, यह बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है। जो सीखना है, सीखने हेतु क्या करना है, कार्य को दोहराना आवश्यक है। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की सहायता से छात्रों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। जो अनुभवजन्य अधिगम है उनमें क्या होता है कि उनकी सहायता से छात्रों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। खास बातें देखेंगे, यानी मुख्य क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें। अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है, किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। यह इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है, तो थॉर्नडाइक है। याद रखिएगा, क्योंकि वो बार बार गलती करेगा तो सीखेगा जरूर। अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। यानी जो भी उसका समग्र रूप है, समग्र यानी आपने देखा था गेस्टाल्ट जो था उसका ही मतलब हिंदी वर्जन था, समग्र रूप में ही हमें बच्चों के सामने प्रस्तुत करना होगा। सीखना विकास की प्रक्रिया है और किसने कहा है, तो वुडवर्थ ने कहा है। अधिगम की प्रक्रिया के दो चरण के रूप में छात्रों की त्रुटियों का पता लगाने के लिए शिक्षक को अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी अधिगम की प्रक्रिया के एक चरण के रूप में छात्रों की त्रुटियों का पता लगाने के लिए शिक्षक को अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षा मनोवैज्ञानिक स्किनर ने अभिप्रेरणा एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है, तो यह है थॉर्नडाइक। मुख्य प्रतिपादक कौन है, तो यह है थॉर्नडाइक। सीखने की यहाँ पे असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। उन्होंने किसने कहा है, ये लर्निंग थ्योरीज में आते हैं सवाल, तो याद रखिएगा। मैस्ले ने कहा है कि अगर हम कुछ सीख नहीं पा रहे यानी असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब है सीखने की असफलताओं का कारण क्या है, समझने की असफलता। यानी हम जब ही नहीं सीख सकते जब हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हों, नहीं तो उससे ना सीखें ऐसी कोई कंडीशन पैदा नहीं होती। यानी समझने की असफलता बताई है मैस्ले ने। चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ये पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल रहेगा। आज प्रैक्टिस सेट 4 की अभी मैं आंसर की डाल दूंगी, तो आप सभी मैचिंग कर लीजिएगा। प्रैक्टिस 5 आपको कल तक मिल जाएगा। तो चलिए, आज के सेशन में बस इतना ही। कुछ पर्सनल मतलब एनएसएस के कैंप की वजह से, थोड़ा बिजी होने की वजह से हम आपको आज प्रैक्टिस सेट 4 नहीं दे, वो 5th नहीं दे पाए हैं, तो आपका 5th कल आपको मिल जाएगा। तो आज की सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रैक्टिस सेट 3 की आपको आंसर की प्रोवाइड करा दी है, तो आप उसको मैचिंग कर लीजिएगा। कल ही आपके टेलीग्राम पे अपलोड कर दी थी। आज प्रैक्टिस सेट 4 की अभी अपलोड कर दूंगी। प्रैक्टिस सेट 5 आपको कल तक मिल जाएगा। तो इसी तरह हम लगे रहेंगे, क्योंकि निरंतरता ही अभ्यास की कुंजी है, याद रखिएगा। और हारा वही है जो लड़ा नहीं, आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। देखिए, सीटें बेशक कम हैं, मुझे एक शॉर्ट वीडियो लेनी है, मैं भूल ही जाती हूँ। सीटें बेशक कम है, मान लिया सीटें कम हैं, हम भी मानते हैं सीटें कम हैं, क्योंकि ओवरऑल होम साइंस में कितनी है, 76 हैं, तो ये काफ़ी कम हो जाती हैं। यानी ऊँट के मुंह में जीरे के समान है यूपी को देखते हुए। बट यहाँ पे क्या होगा, वो कैंडिडेट कुछ बीपीएससी में चले जाएंगे, क्योंकि तभी उसका भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और कुछ यहाँ पे आपके राजस्थान की तरफ चले जाएंगे, आरएस की तरफ, क्योंकि उसका भी एग्ज़ाम तभी होगा। और कुछ कैंडिडेट क्या होगा यहाँ पे एच टेट की तरफ चले जाएंगे। तो इस तरह से बढ़ते जाएंगे, जो जहाँ लगना होगा वहाँ लग जाएगा। तो यहाँ पे सीटों का इशू तो सबसे ज़्यादा, बट हम इसको ना देखते हुए अपने काम पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, क्योंकि जो 76 सीट है वो तो मिलेंगी ना सबको, ये एक कैटेगरी की बता रही हूँ।
अदरवाइज़ चारों या पाँचों कैटेगरी में टोटल कितनी है, इससे अधिक है। तो वो मैं बता चुकी हूँ, उस वीडियो की लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, क्योंकि मैंने बता दिया है कि ऑल सब्जेक्टों की बताई हैं कि किस में कितनी सीटें हैं। तो जिससे कि आप तैयारी में क्या हो, आपके पीछे क्या कहते हैं, किसी के पीछे सांप छोड़ दो या आग छोड़ दो तो वो उतनी स्पीड से दौड़ता है, ऐसे ही आपके पीछे क्या हो, वो आग की तरह चिपक जाए तो आप उतनी फुर्ती से दौड़ना स्टार्ट कर दो। इसलिए मैंने सीटों की पहले ही चर्चा कर दी है। तो आज के लिए बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। और सेशन आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, तथा ये साइकोलॉजी के नोट्स जो विदाउट टाइपिंग है, ठीक है, मैं टाइपिंग का काम टाइपिंग का काम स्टार्ट कर दिया, बट टेक द टाइम लगेगा, यानी उसमें हमें अधिक समय लग सकता है। तो मैंने क्या करा, हैंड राइटिंग नोट से ही आपको क्लासेस अवेलेबल करा दी हूँ। ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर, दोनों की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये ठीक है या फिर टाइपिंग नोट से ही आपको क्लास कवर कराई जाए, तभी फिर ये क्लास ली जाए। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।